नमस्कार। आप देख रहे हैं गांव के लोग। मैं हूं राम जी यादव। अभी अभी पिछले दिनों अभिव्यक्ति पर जो खतरा मंडरा रहा है, दो तरह की अभिव्यक्तियां हो रही हैं। एक तरफ उन्मादियों की अभिव्यक्तियां हैं जिसको लेकर सरकार की कोई सुचिंतित नीति नहीं है, स्पष्ट नीति नहीं है। मॉब लिंचिंग करने वालों के खिलाफ कोई नीति नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ उन प्रबुद्ध लोगों के खिलाफ लगातार नकेल कसने की उनकी अभिव्यक्ति पर कोशिश की जा रही है। और वो चाहे संघ के आनुषंगिक संगठन हो, चाहे पुलिस हो, चाहे और भी तरीके से। अभी हाल ही में बीएचयू के कार्डियोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर ओम शंकर, जो कि जाने माने माने चिंतक हैं और लगातार वो टिप्पणियां करते हैं देश के बारे में, सरकार के बारे में और समाज के बारे में। उन्होंने अखिलेश यादव की परशुराम, जो उनकी परशुराम प्रेम है अखिलेश यादव का, उस पर टिप्पणी की तो बहुत सारे लोगों ने यह कहा कि अखिलेश यादव चूंकि हमारे समाज के पिछड़ों के एकमात्र जो है लीडर हैं, इसलिए उनके खिलाफ उन्होंने लिख दिया, बहुत बड़ा अपराध किया उन्होंने। लेकिन डॉक्टर ओम शंकर इस बात से इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखते। उन्होंने डट कर इस बात को कहा कि एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसका पूरा का पूरा, जो जिसके बारे में लिखा हुआ है कि उसने अपनी माँ का सिर काट लिया अपने पिता के कहने पर, उसका मंदिर बनवाना और ब्राह्मणों को माने खुश करने के लिए इस तरह की चीजें करना और अपने समाज से जुड़े हुए मुद्दों को छोड़ देना, ये बहुत ही माने गलत बात है। और ये किसी भी नेतृत्व के लिए एक बहुत ठीक संकेत नहीं है कि आने वाले दिनों में आप जो पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों और स्त्रियों और आदिवासियों की तर्जुमानी कैसे करेंगे, ये सवाल है। और इसको लेकर लगातार डॉक्टर ओम शंकर मतलब लिखते रहे हैं, बोलते रहे हैं, तमाम सारी जगहों पर जाकर वो आज हमारे बीच हैं। और उनसे हम जानेंगे कि उन्होंने जो अभी लिखा उस पर किन लोगों ने ऐतराज जताया और क्यों उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया गया। डॉक्टर ओम शंकर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या धन्यवाद। मामला था जो अभी गरमाया हुआ है और जिसको लेकर चारों तरफ चर्चा हो रही है? मामला आपने इंट्रोडक्शन में जो बात कही वही असली मामला है। मामला अभिव्यक्ति की है, स्वतंत्रता का प्रश्न है, इस देश के लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रश्न है। और राजनीतिक जो पार्टियां हैं आज के इस देश के, उन पार्टियों के वैचारिक भटकाव का मामला है। और एक तरफ देखिए कहने को समाजवाद है और दूसरी तरफ उस समाजवाद का एक ऐसा चेहरा जो एक क्रूर व्यक्ति को, मतलब क्रूर इसलिए कहा जाएगा क्योंकि उन्होंने चाहे अपनी माँ की हत्या अपने पिताजी के कहने से ही क्यों ना हो, लेकिन एक सभ्य समाज में, एक लोकतांत्रिक समाज में ऐसे ग्रंथों को पढ़ा जाना, पढ़ाया जाना जो क्रूरता को समाज में और बहुत ही सटल तरीके से आपके दिमाग के अंदर डालता हो। और जब आपके समाज का एक बहुत बड़ा नेता जब उसके वर्शिप की वकालत करता है, और वो भी सिर्फ इसलिए कि उनको कुछ वोट मिल जाए, तो मुझे लगता है कि इस समय जो है जो बुद्धिजीवी वर्ग का ये कर्तव्य बनता है कि दिल खोलकर और पूरे तौर पर मुखर होकर ऐसे गलत नीतियों का प्रतिकार किया जाना चाहिए। और ऐसे ही प्रतिकार के वैचारिक असहमति की वजह से मैंने खुलकर उनका प्रतिकार किया, आज भी कर रहा हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक करता रहूंगा। तो मेरा आपके ये ऊपर जो मानना अभी है। मुकदमा दर्ज कराया गया है, वो मुकदमा क्या सपाइयों द्वारा दर्ज कराया गया है या किसी और के जरिए से? किसने कहा कि आप सामाजिक सद्भाव बिगाड़ रहे हैं? क्या है कि वो हमें नहीं मालूम वो किस संगठन से सद्भाव रखते हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये पूरा मुकदमा एक राजनीतिक स्टंटबाजी है और लोकतंत्र को और लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करने पर उस पर हमला है। चाहे हमलावर, मैं सिर्फ उसको लोकतांत्रिक हमलावर समझता हूँ। और एक
क्रूर व्यक्ति को, यानी कि भारतीय समाज के अंदर जो है वैमनस्यता, क्रूरता, हत्या की जो भावनाएं हैं, एक दूसरे की हत्या की, जैसे अभी आपने मॉब लिंचिंग की बात की, या इस तरह के जो सटल तरीके से अब समाज के अंदर जब आप ऐसे लोगों को अपना आइकन बनाएंगे तो समाज के अंदर एक गलत अवधारणा जाएगी। और भावनाएं जो होती है वो दोनों तरह के लोगों की होती है। अगर मैंने लिखा है तो मेरी भी भावनाएं कहीं न कहीं आहत हुई होगी। यानी एक लोकतांत्रिक भावना पर ये प्रहार है सबसे पहले तो। दूसरा, ये एक मतलब इस तरह के मतलब इससे समाज के अंदर जो है एक विद्वेष और हीनता की भाव भी, आप किसी की समाज के बारे में ये चीजें अगर आप लिखते हैं, वो भी अब वो वास्तविक है या काल्पनिक है, ये भी प्रश्नों के घेरे में है। और वैसी चीजें, वैसे ग्रंथ अगर पढ़ते हैं और उसका अनुकरण कर समाज में वैसे ही एक प्रतिरूप को स्थापित करने के लिए शुरुआत की जाती है, और वो भी वैसे व्यक्ति के द्वारा जो कि खुद एक समाजवाद, यानी कि समाजवाद मतलब आप समझ रहे हैं, जो समानता, समता, बंधुत्व इसकी बात करता है, और यहाँ से चलकर एक क्रूरता की तरफ अगर क्रूरता के पुजारी बन जाए तो उसमें जो बौद्धिक समाज है और बौद्धिक वर्ग है उसके पास कोई विकल्प नहीं रहता है सिवाय इसके कि वो मुखर होकर प्रतिकार करे। और ये जो मेरे विरुद्ध जो मुकदमा किया गया है, ये मेरा जो पोस्ट है वो शुद्ध रूप से राजनीतिक, जो कहते हैं कि एक क्रिस्टिज्म आप जिसको कहते हैं, या फिर आप वो जो राजनीति की जो वैचारिकता जो बदल रही है और जो बदलने की कोशिश की जा रही है, उसके ऊपर हमला है हमारा, और उसको सही करने की दिशा में एक प्रयास है कि कोई अगर आपकी विचारधारा है तो आप उस विचारधारा पर चलें, ना कि एक क्रूरतम विचारधारा पर, जिससे कि जिसके कि एक प्रतीक प्रतीक के रूप में अगर आप देखेंगे कि तो उसमें अगर आप दलित ओबीसी की बात करें, या जिसे आप शूद्र कहते हैं, शूद्र वर्ग की अगर बात करें, तो उन्होंने खुलकर इस चीज का मतलब प्रचार किया कि हम शूद्रों को शिक्षा नहीं देंगे, हम शिक्षा सिर्फ एक खास वर्ग के लोगों को देंगे। और अगर आप महाभारत की कथाओं पर यकीन रखते हैं तो उन्होंने कर्ण, जिनको कि भले ही वो जन्म से कुछ भी रहा हो, लेकिन कर्म से उनको शूद्र ही माना गया है, तो प्रतीकात्मक तौर पर उस कर्ण को शिक्षा देने से भी अगर उनको पता होता तो शायद वो मुकर गए होते। और जब उनको पता चला शिक्षा के बाद, तो उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हारी तुम्हारी जो ये शिक्षा तुम्हारे बुरे वक्त में काम नहीं आएगी। मतलब यहाँ भी देखिए कि किसी तरह से इस तरह के जस्टिफिकेशन में कभी भी, चाहे वो 21 बार क्षत्रियों के विनाश की बात हो, चाहे अपनी माता की हत्या की बात हो, चाहे दलित पिछड़ों के नेतृत्व की बात हो, या उनके अधिकारों की बात हो, तो हमेशा ही ये जो चाहे काल्पनिक या वास्तविक जो भी पात्र रहा हो, ये आपके हर अधिकारों के, यानी इस देश की बहुसंख्यक आबादी के भावनाओं के विरुद्ध है ये। और अगर मैं इस भावनाओं के विरुद्ध अगर सच को लिखता हूँ या सच बोलता हूँ, और उसके ऊपर अगर आप मेरे विरुद्ध कोई भी फर्जी मुकदमा कायम कराते हैं, तो ये इस देश के शासन, प्रशासन और अभिव्यक्ति की आजादी पर सीधे-सीधे तौर पर हमला है। और इस देश के बुद्धिजीवी समाज को, चाहे वो किसी वर्ग से आते हों, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखने के लिए, जहाँ की आपके पास क्रिस्टिज्म का जो अधिकार है वो कायम रहे, उसको कायम रखे रहने के लिए पूरे देश के लोगों से मैं अपील करता हूँ कि इस चीज के विरुद्ध एकजुट होकर एकत्रित होकर संघर्ष करें, क्योंकि ये सिर्फ डॉक्टर उधम सिंह की अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला नहीं है, ये एक बौद्धिक समाज और इस वर्ग और इस देश के हर जो बहुसंख्यक समाज है उसके ऊपर एक विशेष वर्ग के द्वारा किया गया हमला है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो परशुराम को का ध्वजारोहण करने की जो पूरी एक होड़ लगी हुई है, तो परशुराम क्या ब्राह्मणों की जरूरत है या समाजवादी पार्टी या बसपा की जरूरत है? क्या आपको मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक समाज में ये किसी की भी जरूरत नहीं है, और ऐसे ग्रंथ जो इस तरह की क्रूरता पढ़ाता हो
उसको तुरंत बैन करने की आवश्यकता है, ये जरूरत है, ना कि लेकिन उसको क्या आपको लगता है कि लोग ऐसे सवाल उठाएंगे? सवाल उठाने चाहिए, मैंने उठाया है और मैं लड़ता रहूंगा और मैं अपील करूंगा इस देश के समग्र बुद्धिजीवियों से वो हमारे समर्थन में आए और इस ग्रंथ को बैन करने के लिए न्यायालय में याचिका दायर करे और ये एक पूरी बहस शुरू की जाए बौद्धिक कि परशुराम इस समाज के लिए जरूरी है या इस देश के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार जरूरी है, जिसकी लड़ाई मैं वर्षों से कर रहा हूँ, जिसके लिए 3 बार आमरण अनशन किया हूँ और इस समाज के स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार की लड़ाई को तब तक लड़ता रहूंगा जब तक कि ये हर नागरिक को मिल न जाए, शिक्षा के समान शिक्षा की जो अधिकार हैं वो सबको मिल न जाए। तो आज इस लड़ाई की आवश्यकता है और साथ ही आपको अपने लोकतंत्र और संविधान को भी बचाए रखने की आवश्यकता है। अगर इस देश का बौद्धिक वर्ग चुप रहता है तो ये ओम शंकर के विरुद्ध या ये ओम शंकर के विरुद्ध हमला नहीं है, ये इस देश के हर वो नागरिक के ऊपर हमला है और उसकी बौद्धिकता के ऊपर हमला है जो ये समझता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था या लोकतंत्र या संविधान इस देश की मूल आत्मा है। डॉक्टर साहब एक चीज और बताइए मुझे, इस ये क्या पार्टियों का दिवालियापन है कि ब्राह्मणों के सवाल अगर उनके यहाँ भी अगर इस तरह की वंचना का कोई प्रश्न है तो उसको उठाने के बजाय पार्टियां विकास दुबे जैसे आईपीसी के जो क्रिमिनल्स हैं उनके साथ हुए अन्याय की बात उठाती है, इससे ब्राह्मण दुखी हैं। यानी अपराधियों का भी संरक्षण जो है सपा और बसपा जैसी पार्टियां, कांग्रेस जैसे लोग करें, ये ब्राह्मण समाज का वर्चस्व है बौद्धिक रूप से, या मने जब जरूरत है अन्याय के विरुद्ध तो क्यों नहीं लड़ पाती? उनका क्या मने ऐसे मकसद क्यों है कि सपा भी अगर ब्राह्मणों पर हुए अत्याचार का नाम लेती तो विकास दुबे का नाम लेती है और लोगों का नहीं लेती है? ऐसा क्यों? हमें लगता है कि जो ये सब पार्टियां हैं इसमें बौद्धिक वर्ग के लोगों का के जुड़ाव का घोर अभाव है, बौद्धिकता की घोर कमी है। नाम में समाजवाद है लेकिन काम और सोच में कहीं भी समाजवाद नहीं है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी का समाजवाद हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का समाजवाद हो या अन्य किसी और पार्टियों का समाजवाद हो। समाजवाद एक अलग ही परिभाषा है, उसमें इस तरह की कट्टरता और क्रूरता की कोई जगह नहीं है। जहाँ तक बात ये है कि ये लोग इस तरह के आइकॉन को क्यों करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इससे लोग भावनात्मक खेल खेलकर मैं इस वर्ग को मतलब जोड़ सकूंगा, लेकिन उसी समय वो ये भूल जाते हैं कि उनके पास दूसरे भी आइकन हैं जो अगर ब्राह्मण वर्ग को आकर्षित करना है चुनावी रणनीति के लिए, राजनीति के लिए, तो जनेश्वर मिश्र जैसे एक अच्छे व्यक्ति आपके पास उदाहरण के तौर पर हैं। आप उस जनेश्वर मिश्र के आपने पार्क बनवाए हैं, वो चीजें बताएं। मैं किसी जाति, धर्म या किसी वर्ग के बीच में कोई विभेद की बात नहीं करता। मैं मानता हूं कि इस देश के सभी समाज, सभी जातियों और सभी वर्ग के लोगों को उनको अनुपातिक आधार पर उनका अधिकार मिले और हर व्यक्ति के, जैसे अगर ब्राह्मण वर्ग के ऊपर भी अगर कोई अत्याचार हुआ है तो मेरे जैसा आदमी उसके विरुद्ध भी लिखा है, बोला है और आगे भी बोलेगा। ये बात किसी वर्ग या किसी वर्ग विशेष के बीच की नफरत की बात नहीं है। इसमें राजनीतिक जो नैतिकता है उसके पतन और लोकतांत्रिक मूल्यों और व्यक्ति की आजादी उसके ऊपर हुए हमले के विरुद्ध में हमारा संपूर्ण जो है वो जो अपनी बात और जो विवेचना है वो उस आधार पर हमने किया है कि समाज हमारा किस तरफ जा रहा है, समाजवाद कट्टरता की तरफ जा रहा है और हम सब इस पूरे देश को, पूरे समाज को एक कट्टर समाज बना रहे हैं। और जिस तरह के हमारे देश के नेबरिंग कंट्रीज को हम देखते थे और उनका परिणाम हमें देखना चाहिए कि जहाँ कट्टरता बढ़ी है उसका अंत क्या हुआ, विघटन। अगर आप इस समाज को कट्टरवादी बनाएंगे तो इस देश का जो सोशल इंटीग्रेशन हुआ है, जो अनेकता में एकता की जो पहचान है, जो हमें संविधान के द्वारा इस देश में लागू हुई है, फिर से हम डिसइंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में जा रहे हैं, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी के तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। तो उस समाज को कतई भी नफरत से समाज को एकत्रित नहीं किया जा सकता है। आप प्रेम से ही लोगों को जोड़ सकते हैं और यही हमारा संविधान की मूल आत्मा है। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, ये इस परिभाषा के तरफ आपको जाना चाहिए। आप मानते हैं कि ये जो भी कथित पात्र है वो कहीं न्याय कर रहे थे किसी के द्वारा? अगर आज के समय तो ऐसे अगर पात्र को आप अपना आइकॉन बनाएंगे
तो समाज में एक दुर्भावना फैलेगी, समाज में कटुता फैलेगी, समाज के अंदर एक हिंसक प्रवृत्ति जागृत होगी। उनको ऐसे आइकॉन बनाए जाएंगे, उनको पूजे जाएंगे, जो सरासर गलत है। उससे और भावना हमारी भी तो आहत हुई है, तभी तो हमारे जैसा व्यक्ति लिखने, पढ़ने और बोलने के लिए मजबूर हुआ है। तो इस तरह के अगर कोई मेरे ऊपर मुकदमा कर रहा है, तो उनके ऊपर भी मुकदमा किया जाना चाहिए। और अगर डॉक्टर आप साहब भगवान के अगर आप भगवान की अवधारणा में विश्वास करते हो या ना करते हो, लेकिन इस देश और पूरे दुनिया का हर व्यक्ति मानता है कि एक डॉक्टर भी एक भगवान का रूप होता है। तो अगर उन्होंने मेरे ऊपर अगर कोई हमला किया है, तो एक डॉक्टर के ऊपर, जिसको कि आज का समाज और ये मानता है कि ये भी भगवान का एक रूप है, तो उसका किया गया हमला भी ना सिर्फ एक अभिव्यक्ति की आजादी है, बट एक मैं नहीं मानता इस अवधारणा की कोई डॉक्टर भगवान है, लेकिन भगवान की तरह काम करने वाला एक व्यक्ति जरूर है, जिसको अपमानित करने के लिए या उसकी अभिव्यक्ति की आजादी छीनने के लिए आपने हमला किया है, जो घोर निंदनीय है। अच्छा, एक चीज बताइए, अभी जो होड़ लगी है और उस होड़ के साथ साथ एक नैरेटिव ये भी बनाया गया कि ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में 15% हैं, और अभी आप सवाल लगातार उठा रहे हैं जाति जनगणना का। जब जाति गिनी ही नहीं गई, संख्या का पता ही नहीं, तो कैसे उन्होंने 15% का आकलन कर लिया और कैसे इन्होंने मान लिया? क्या आधार देखिए, हो सकता है? सबसे बड़ी बात आपको और इस देश को और पूरी दुनिया को पता है कि जो ब्राह्मण वर्ग विशेष है, इस समाज को हजारों सालों से, पीढ़ियों दर पीढ़ियों से चलाते आया है। आप एक किसी आइकन को आगे बढ़ाकर आप चाहते हैं कि वो आपको वोट कर देंगे, तो हमारे समझ से ये राजनीतिक मतलब नासमझ है, और वो इतने समझदार नहीं है कि जो वर्ग दुनिया को चला रहा है, जो इस देश की सत्ता को, धर्म की सत्ता को, राजनीतिक सत्ता को, आर्थिक सत्ता को, सामाजिक सत्ता को चला रहे हो, आप उस पूरे वर्ग को बेवकूफ बनाकर अपना वोट लेने के लिए आप एक मतलब चरित्र को सामने ले देने से वो आपके साथ हो जाएंगे। हो सकता है हर समाज में कुछ न कुछ लोग होते हैं जो आपको, या राजनीति में हर अलग तरीके से वोट करते हैं, वो हो सकता है कि आपको कुछ वोट कर दे, लेकिन इससे आप किसी मतलब एक नए नैरेटिव को पैदा नहीं कर सकते हैं। और इस तरह की जो आज का जो आचरण है, वो बड़ा ही निंदनीय है, और हमें लगता है कि बौद्धिक लोगों को बहुत विचार विमर्श और खुलकर इस पर अपनी राय रखनी चाहिए, और माननीय न्यायालय के सामने ले जाना चाहिए कि क्या ऐसे जो पुस्तकें हैं, जो हमारे समाज में विभेदकारी और इस तरह की चीजें पैदा कर रही हैं, उसको क्या करना चाहिए? उसको प्रतिबंधित करना चाहिए, या समाज में आगे भी इस विचारधारा पर आगे मतलब चलाने की जरूरत है, और उसको प्रतिबंधित करने की जरूरत है। हमें तो लगता है कि माननीय न्यायालय को इस संदर्भ में, अब देखिए, अभी एक और बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है, आपने पता नहीं, माननीय योगी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि यहाँ जो है 80 और 20% के बीच में जो है सवाल पैदा है ये लड़ाई। भाई, एक मतलब सोचिए कि बड़ा किस तरह का ये विचार है। समझिए कि एक मुख्यमंत्री और एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति राजनीति में खुलकर मतलब इस शब्दों का और इस मतलब नैरेटिव का प्रयोग कर रहे हैं, जहाँ की सीधे धर्म के बीच में मुकाबला हो रहा है, और इस देश के माननीय न्यायालय इस पर कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। इस देश की जो चुनाव आचार संहिता जो है, उसमें संवैधानिक जो संस्था है, जो चुनाव आयोग है, उसके विरुद्ध हमको कहते हैं कि अगर पार्टियों के लिए एक साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाए, तो ये जो धर्म के आधार की राजनीति और वास्तविक राजनीति में जो वास्तविक राजनीति से भटकाव आकर धर्म जैसे आसान और इमोशनल मुद्दे पर लोगों को बेवकूफ बनाकर जो वोट हासिल करने की जो एक और लोकतांत्रिक और असंवैधानिक प्रवृत्ति जो नेताओं में जागृत हुई है, वो सही हो जाए, और इसके लिए जो माननीय न्यायालय और जो हमारे चुनाव आयोग है, इनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, और तुरंत इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। इस पर एक बहुत बड़े बहस की आवश्यकता है। एक सवाल आया है सुनील यादव की तरफ से आजमगढ़ से। उन्होंने कहा कि क्या इतने लोकतांत्रिक सवालों के बीच में, इतनी जो जेन्युइन समस्याओं के बीच में धर्म की घुट्टी पिलाकर और
इस तरह के आइकन का सवाल उठाकर ये जो माने समाजवादी पार्टी और दूसरी जो पिछड़ों को लीड करने वाली पार्टियां हैं, क्या उनको धर्म के दलदल में ढकेल रही हैं जैसे बीजेपी कर रही है? आपको क्या लगता है? हमें लगता है कि वैचारिक दिवालियापन है और वो कुछ कर नहीं रही है और ना ही वो जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है। मेरी ये बातें कई लोगों को कष्टप्रद ज़रूर लगेगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो नैरेटिव है, जो सोशल इंटीग्रेशन के बदले जो धार्मिक देखिए, जिनके पास तथ्य होते हैं, वो तथ्यों पे बात करते हैं। आज इस समाज के अंदर इतनी सारी परेशानियाँ हैं जो विगत की अभी जो वर्तमान की सरकार जो अब सत्तासीन है, उन्होंने ऐसे-ऐसे कार्य किए हैं। लोग जो है महँगाई से परेशान है, बेरोज़गारी से परेशान है। देखिए गाँव में जाएँगे तो लोग साँढ़ से परेशान है। अगर आप अलग-अलग जगहों पे जाएँगे तो कोई नौजवान बेरोज़गारी से परेशान है, कोई पानी के लिए मोहताज है, कोई खाने के लिए मोहताज है, कोई अपने व्यापार के लिए मोहताज है। मतलब हर तरफ से हमला, कोई शिक्षा और स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार और ये चीज़ें नहीं है। तो अगर आप वास्तविक मुद्दे से भटक कर आप ऐसे पिच पर बैटिंग कर रहे हैं, जहाँ पर कि आपकी हार अवश्य संभावी हो, तो मैं ऐसे खिलाड़ी को जानबूझकर हारने के लिए खेलने वाला एक सेट गेम की तरफ देखता हूँ। क्या आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने जिन मुद्दों को छोड़ दिया है, जिन पर भी आप चर्चा कर रहे हैं, वे मुद्दे क्यों इन्होंने छोड़ दिया? क्या इनको लगता है कि सारे के सारे जो ओबीसी और दलित और आदिवासी और अल्पसंख्यक हैं, इनके स्वाभाविक वोटर हैं और पिछलग्गू हैं, इनको किसी भी सूरत में कुर्सी पर बिठा देंगे, ऐसा लगता है आपको? इनको भरोसा है ऐसा? नहीं, इनको भरोसा ये है कि ये एक वोट बैंक है और जो हमारी जागीर है। हम कुछ भी कहेंगे ये हमारे पीछे जाएँगे। हमें लगता है कि ज़्यादातर राजनीतिज्ञों को यही एक गलतफ़हमी है और इसके लिए हम लोग खुद ज़िम्मेदार हैं। हम लोग अंधवक्त नहीं होकर अगर हम मुद्दों की बात करें, जैसे मैंने आप कहा कि अगर स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार की बात करें हम, वो जब नेता आए चुनाव करने के लिए तो समान शिक्षा के अधिकार की उनसे बात करें। आप बताएँ कि हमारे पास रोड नहीं है, हमारे गाँव में जो आपने जो ये लैट्रिन बनाया है उसमें पानी नहीं है, उस लैट्रिन में जो पैसे बर्बाद हुए उसका क्या होगा? जो आवास के लिए धन मुहैया हो रहे हैं वो वास्तव में वो धन है या ऋण है, उसका क्या फ़ायदा और नुकसान होगा? वो पैसे कैसे रिपे होंगे अगर वो ऋण है तो? और आप जो वास्तविक समस्याएँ हैं, उन समस्याओं से क्या है कि जब आप ज़मीन पर जाएँगे नहीं तो ज़मीनी समस्याएँ मालूम नहीं होगी आपको और फिर आसान रास्ते शॉर्टकट तलाशने की कोशिश करेंगे जिसमें आपको मतलब गड्ढे में जो गिर जाएँगे और मेरा मानना है कि जो आप देखिए, अभी भी जो एक तरह के विचार के लोग जो इस देश को चलाते आए हैं और मुझे लगता है अंदरूनी तौर पर और वास्तविक तौर पर और उनके बिहेवियरल एनालिसिस से कि वो उस ट्रैप में फँस गए हैं और गलत पिच पर बैटिंग कर रहे हैं और शायद जानबूझकर बैटिंग कर रहे हैं क्योंकि इनको जीतना ही नहीं है। बहुत-बहुत धन्यवाद इसलिए और हम लोग कि आप लगातार बोल रहे हैं और हम लोगों को लगातार बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये दिखाई पड़ रहा है कि कोई राजनीतिक नेतृत्व नहीं होने की स्थिति में लोग उनके पीछे भीड़ के तौर पर जा रहे हैं, लेकिन उनके सवाल वो उठाने में अक्षम हैं और इस विषय पर हम लोगों को लगातार बातचीत करनी चाहिए, जनता के बीच जानी चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आप शामिल हुए। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्ते।